वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ये एक थिक वॉल्ड मतलब एक मोटी वाल वाला एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2 है, यानी ये R1 और ये R2, और ये चार्ज्ड है। इसको हमने एक Q चार्ज दिया, इसको हमने मान लो +Q चार्ज दिया, एक पॉजिटिव चार्ज Q दिया। तो देखेंगे कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इस पर और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर और कितना होगा। ठीक है, तो देखो ये तुमको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एक सॉलिड स्फीयर के अंदर से एक R1 रेडियस वाला छोटा स्फीयर काट के निकाल दिया गया है। ये एक तरह से कैविटी है पूरे। अगर आप स्फीयर को देखो जिसकी रेडियस R2 है, तो ये जो अंदर वाला जो ये पोर्शन है जो खाली है, जो एम्प्टी है, ठीक है, वो एक कैविटी की तरह काम कर रहा है। और हम जानते हैं कि यदि किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को हम चार्ज दें तो वो कैविटी में नहीं रुकता है। ठीक है, वो कैविटी में नहीं पाया जाता है, वो सरफेस पे आ जाता है। तो ये जो +Q चार्ज है ये पूरे सरफेस पर फैल जाएगा ऐसे। यूनिफॉर्मली पूरा चार्ज Q सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहें, इस खाली जगह में मान लो रेडियस R पर आप जानना चाहें कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस रेडियस R पर आप एक गॉसियन सरफेस मान लीजिए, ये है एक स्फीयर, ठीक है, जिसका एरिया होगा 4πr²। और अगर इस R डिस्टेंस पर, सेंटर से R डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फ्लक्स होगा हमारा ये। और फ्लक्स होता क्या है कि इनक्लोज्ड चार्ज, तो इस गॉसियन सरफेस जो कि आपने माना है, यहाँ से R डिस्टेंस पर एक स्फीयर लिया है आपने गॉसियन सरफेस के तौर पे, तो उसके अंदर जो चार्ज है तो वो चार्ज तो यहाँ पर कुछ है नहीं, चार्ज सारा सरफेस पे आ गया। तो यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं, यानी Q इनक्लोज्ड आपका 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब E आपका 0 आया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0। तो ये जो एम्प्टी जगह है, यानी जो खाली जगह है, ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब आगे आते हैं इस पॉइंट पर, यानी इनर सरफेस पर। इनर सरफेस पर R इज लेस देन हमने अभी लिया R1 पहला। अब सेकंड है कि हम इनर सरफेस पर लेते हैं, यानी ये जो अंदर की जो वॉल है वहाँ पर लेते हैं। तो ये जो इनर सरफेस का जो ये स्फीयर है अंदर वाला, ये सरफेस पूरा जो स्फेरिकल सरफेस है, आप इसको एक गॉसियन सरफेस के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर इनर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ER1 है, तो फ्लक्स इनर सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ER1 है तो उस सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पूरा एरिया 4πr1², और ये होगा Q इनक्लोज्ड बाई ε0। लेकिन यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर भी
इसके अंदर भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये फिर से जीरो हो गया, यानी ER1 भी आपका जीरो आया। तो अगर आप उसको वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें, फील्ड के टर्म में, तो वो जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिला। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम इस वॉल के मेटल के पोर्शन में हम लेते हैं ये। अब हम R यहाँ लेते हैं, यानी थर्ड पोजीशन कि R हमारी यानी R1 से बड़ी है और R2 से छोटी है, यानी इस मेटल के बीच में कहीं लेते हैं। तो वहाँ हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक गॉसियन सरफेस बनाइए, स्फेरिकल सरफेस। ये हमने गॉसियन सरफेस बना दिया। इसका अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट है आपका T, तो अगर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देर के लिए आप ET मान लें, तो वो ET और ये DA, तो ये टोटल आ जाएगा ET और ये 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। लेकिन फ्लक्स क्या होता है, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, चार्ज मेटल के अंदर नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर चार्ज मेटल के अंदर है तो इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो फील्ड उन पर फोर्स लगाएगा, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, चलने लगेंगे, जिससे करंट पैदा हो जाएगी। लेकिन किसी कोई आइसोलेटेड कंडक्टर रखा हो, उसको चार्ज दिया जाता है, तो उसके मेटल पर कोई हमको करंट इनसाइड कोई करंट नहीं मिलती है। इसका मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता है, जिससे कि ये फिर जीरो हुआ, मतलब ET इक्वल टू एक तरह से जीरो, यानी इस पोजीशन पर यानी मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया जीरो। अब पोजीशन नंबर 4 R अब हमारी हो गई है। अब हम R लेते हैं, यानी डिस्टेंस बाहरी सरफेस पर, यानी R2 पर। ओके, अब R इक्वल टू R2 यानी आउटर सरफेस पर। तो आउटर सरफेस जो रियल में ये जो आउटर सरफेस है, आप इसी को एक गॉसियन सरफेस ले लें, तो फ्लक्स हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आउटर सरफेस पर कोई अगर पॉइंट आप मान लो U, तो वहाँ पर अगर फील्ड EU है तो EU डॉट DA, और ये टोटल आ जाएगा आपका EU और 4 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि पूरा आउटर सरफेस का एरिया है 4 पाई R2 स्क्वायर। लेकिन फ्लक्स हमारा होता है चार्ज उस गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज, यानी ये पूरा सरफेस का इनक्लोज्ड चार्ज। तो सरफेस पर मौजूद जो चार्ज होता है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, भले ही इनसाइड चार्ज ना हो, लेकिन सरफेस पर चार्ज है, जो गॉसियन सरफेस पर जो चार्ज होता है उसको इसमें इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आउटर सरफेस है, इस पर ये Q चार्ज फैल गया है, यानी टोटल सरफेस पर मौजूद चार्ज आपका +Q है, तो आप उसको रखेंगे। अब आप इसको और इसको इक्वल कर दीजिए, यानी EU, या इसको बेटर है कि EU मत लिखते, R2 लिख देते, यानी आउटर सरफेस पर। तो R2 हमारा आ जाएगा, अगर आप इनको और इसको इक्वेट करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 स्क्वायर। यानी कि इतनी देर में हमको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आउटर सरफेस पर मिला, इनसाइड हमारा हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया। अब एक फाइनल कंडीशन लेते हैं कि किसी बाहरी पॉइंट पर ये जो चार्ज स्फेयर है, जो आइसोलेटेड है, थिक वॉल्ड है और स्फेरिकल शेप का है, अब इससे हम R डिस्टेंस ऐसी लेते हैं कि वो बाहर है। फिफ्थ कंडीशन, R इज ग्रेटर देन R2, मतलब एकदम बाहर कोई R डिस्टेंस है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो अब की बार जो आपका गॉसियन सरफेस बनेगा वो आप सिमेट्रिक के लिए एक स्फेयर बनाएंगे ऐसे। तो इस पूरे स्फेयर से पास होने वाला नेट फ्लक्स अगर आप देखें, तो अगर इसका ये नाम कोई आप लिख लीजिए,
यहाँ पर थोड़ी देर के लिए W, तो और ठीक है, तो EW मतलब इस W पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन डॉट एरिया वेक्टर इक्वल टू, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा EW और पूरा एरिया यानी 4πr², वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो फाई, लेकिन फाई फ्लक्स होता क्या है, इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज, लेकिन अंदर केवल मौजूद है चार्ज Q, तो Q/ε0। तो ये टोटल आया आपका EW इक्वल टू, अगर आप इसको और इसको इक्वेट कर देंगे तो 1/4πε0 Q/r²। तो पूरे स्फेयर से अगर बाहरी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो आपको साफ दिख रहा है कि ये बिल्कुल उस तरह बिहेव करता है जैसे पूरे स्फेयर का चार्ज उठाकर इस सेंटर पर रख दिया गया है। इस पूरे स्फेयर पर चार्ज Q है, तो अगर आप उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, स्फेयर पर फैला हुआ है और वो चार्ज Q आप सेंटर पर रखें तो R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो यही होता है। इसका मतलब बाहरी स्फेयर के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उसके लिए वो सारा स्फेयर एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है जो बिल्कुल सेंटर पर होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि गॉसियन सरफेस और गॉस लॉ का यूज करके किस प्रकार हमने थिक वॉल्ड आइसोलेटेड चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के लगभग हर पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और फ्लक्स कैसे फ्लो होगा ये हमने देखा, उसकी वैल्यू क्या होगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये हमने देखा। अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अभी तो ये सिंपल था बिल्कुल, अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। इतना समझ में आ गया? अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो आई थिंक मैं इसको मिटा सकता हूँ, बहुत सिंपल था आइडिया, तो मिटाते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होंगे। देखो, ये वही थिक वॉल आइसोलेटेड कंडक्टर था स्फेरिकल शेप का, जिसके सेंटर O, इंटरनल रेडियस R और आउटर रेडियस R2। देखो ऐसे हमने क्या किया, हमने इसके सेंटर पर एक चार्ज रख दिया Q। यहाँ पर हमने चार्ज एक रख दिया Q, कुछ भी हो सकता है Q की वैल्यू, हमने एक सेंटर पर एक चार्ज रखा। अब जरा शुरू करते हैं कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के कैसे निकालेंगे और उसके चलते चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले कोई पॉइंट लेते हैं जो इस स्पेस में हो, यानी ये यहाँ से सेंटर से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट लेते हैं। तो पहला पॉइंट है R इज लेस देन R1 बट इज ग्रेटर देन सेंटर। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं आप, हमको इस फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, यानी सेंटर से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फ्लक्स इस गॉसियन, ये एक R डिस्टेंस पर हम स्फेयर ले लेते हैं, एक इमेजिनरी स्फेयर,
ठीक है, तो उसका रेडियस r हो गया। तो इस गॉसियन सरफेस से जो हमने भी बनाया डॉट डॉट डॉट, इससे पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई आर, मान लो अंदर कोई पॉइंट लेते हैं तो ई आर डॉट डी ए, यहाँ पर आर डिस्टेंस पर अगर फील्ड ई आर है तो फ्लक्स ये आना चाहिए, और ये होगा आपका ई आर और ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज, ओके चार्ज है यहाँ पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर चार्ज Q है ना तो Q रखेंगे और बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इन दोनों को आप इक्वल कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा ई आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, सेंटर से r डिस्टेंस पर, लेकिन इस इंटरनल सरफेस के अंदर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिलेगा। गुड, आगे आते हैं। अभी तो ये हुआ, अब आगे आते हैं। देखो अब कॉन्सेप्ट थोड़ा अब शुरू होगा। देखो ये एक थिक वॉल आइसोलेटेड है, मतलब जो चार्ज है वो इसी पर है। स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर। अगर आप इस वॉल का कोई पॉइंट लें, यानी ये इंटरनल हमने पॉइंट लिया, ये पॉइंट, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ मेटल के अंदर जीरो नहीं है तो वो जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पर फोर्स लगेगा, जिससे एक मूव होगा वो इलेक्ट्रॉन और करंट पैदा हो जाएगी। लेकिन ये प्योरली आइसोलेटेड स्फीयर है, यानी इसके अंदर हमको कोई करंट नहीं मिलती है। इसके अंदर हमको ऐसी कोई करंट ऑब्जर्व किया जाता है तो नहीं मिलती है। इसका मतलब इसके अंदर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल में जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। अगर पूरा कंडक्टर आपका आइसोलेटेड है तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, इलेक्ट्रो मूविंग यानी करंट कंडीशन नहीं है। जो इलेक्ट्रिक करंट कंडीशन वो नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, चार्ज रन नहीं कर रहे हैं। तो यानी अगर इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, तो अगर आप उससे गॉसियन सरफेस एक क्रिएट करें चारों तरफ, जो कि मान लो एक स्फीयर है ये, तो इसके अंदर सारा मौजूद फ्लक्स आपका जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड जीरो है, यानी यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रहा है। लेकिन इसके अंदर चार्ज है। अब आप बोलोगे कि फ्लक्स इक्वल टू होता है सर Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ये मेटल के अंदर जो आपने इमेजिनरी जो बनाया है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये वाला, ये जो आपने जो गॉसियन सरफेस जो बनाया है ये स्फेरिकल, तो इसके अंदर तो ये चार्ज Q जीरो रखा है, तो यानी ये तो आ नहीं रहा जीरो। तो ये कैसे सही है? ये अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऑब्जर्व किया गया इस मेटल के अंदर तो जीरो मिला इंटरनली, लेकिन उसके अनुसार फ्लक्स आपका जीरो आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखो गॉस लॉ, जिसमें चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वो तो जीरो आ नहीं रहा है। तो ये दोनों चीज़ें सही नहीं है इसका मतलब। लेकिन एक्सपेरिमेंट से पक्का मिला है कि मैं आइसोलेटेड अगर कंडक्टर है तो उसके इनसाइड मटेरियल यानी मेटल पार्ट अगर है तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं मिलता है।
ये हमको एक्सपेरिमेंटली हमारा प्रूव्ड है, यानी इसी में कुछ लफड़ा है। यानी क्यू इनक्लोज्ड आपका 0 आना चाहिए, इसका मतलब यानी जस्ट अभी यही आप नहीं लिख सकते क्यू इनक्लोज्ड की जगह पे केवल क्यू, ये नहीं, कुछ और होता है। 0 आने के लिए कुछ और होता है। क्या होता है? देखो 0 आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 मिला है, फ्लक्स 0 है, तो क्यू इनक्लोज्ड 0 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, प्लस क्यू रखा है। इसका मतलब जो ये इनसाइड जो सरफेस है ना, बिल्कुल इनसाइड सरफेस, यहाँ पर इक्वल अमाउंट में, यहाँ पर इक्वल अमाउंट में माइनस क्यू चार्ज आ जाता है, माइनस क्यू चार्ज आ जाता है, जिससे क्यू इनक्लोज टोटल हो जाएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू यानी 0, यानी तब आपका फ्लक्स आ जाएगा 0, यानी ये बात सही हो जाएगी। आप पूछेंगे कि ये माइनस क्यू चार्ज कैसे आ जाता है? तो माइनस क्यू चार्ज ऐसे आता है कि आउटर सरफेस के इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग आते हैं। आउटर सरफेस के जो मटेरियल है, का जो कंडक्टिव जो मटेरियल है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन इस इंटरनल सरफेस पर आ जाते हैं एक्सेस, ताकि इस चार्ज के इक्वल निगेटिव चार्ज इंटरनल सरफेस पर आ जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से आउटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन जब भाग आएंगे, तो आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रॉनों की हो जाएगी कमी, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाता है तो कौन सा चार्ज पैदा होता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी सेम जो इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से आ जाते हैं माइनस क्यू चार्ज देने, तो सेम बाहर के सरफेस पर प्लस क्यू अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाता है पूरे सरफेस पर, पूरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाता है। हमने यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा तो हमको आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज मिल गया। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, तो उसके चलते बाहर जो सरफेस है उस पर आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है सेम अमाउंट में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो आ जाएंगे वो बाहर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ऐसे सिंपली मटेरियल जो आपका होता है वो न्यूट्रल होता है, ऐसे मेटल आपका न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन अगर जिस जगह से हट जाएंगे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुछ पिक्चर ऐसे हो जाती है आपकी, नेट पिक्चर आपकी कुछ ऐसे हो जाती है। तो इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया इतना आया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ज़रा सेकेंड नंबर कि आर हमारा इंटरनल सरफेस पर है। ये इंटरनल सरफेस पर हम आते हैं, यानी इस पॉइंट पे। तो इंटरनल सरफेस जो है उसी को हम एक गॉसियन सरफेस मान रहे हैं। अब ये जो इंटरनल सरफेस है इसी को गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, और मान लेते हैं अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ER1 है, तो फ्लक्स जो होगा उस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला वो कितना होगा? इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर टोटल, तो ये आ जाएगा ER1 और 4 पाई इंटरनल सरफेस का एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा टोटल Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखो इस गॉसियन सरफेस को, जो इंटरनल सरफेस है, इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है? तो इस सरफेस पर मौजूद चार्ज -Q, और सेंटर भी पर जो प्लस Q चार्ज है ये भी इसी गॉसियन सरफेस के अंदर में है, तो +Q बाई एप्सिलॉन नॉट यानी 0। यानी यहाँ से आपका आ गया ER1 = 0। यानी इंटरनल पॉइंट जो सरफेस है वहाँ पर, जो इंटरनल सरफेस है, तो वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। समझ में आया? थर्ड, हम मेटल में जाते हैं, मेटल पार्ट में। तो अभी हम बता ही चुके हैं पूरा ऐसे। तो थर्ड, R इज
ग्रेटर देन R1 बट लेस देन R2, यानी इसके अंदर यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लो तो अब R ये हो गई पूरी। लेकिन मेटल के अंदर हम एक्सपेरिमेंटली जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि कोई फ्लक्स पास नहीं होता है। और चाहो तो आप गॉसियन सरफेस ये बना ही चुके हो, इसके अंदर चार्ज माइनस क्यू और ये प्लस क्यू फिर से जीरो, यानी यहाँ भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो जीरो आया। नंबर 4, आउटर सरफेस पर, यानी R इक्वल टू आउटर सरफेस, यानी यहाँ पे बाहर पे आओ। तो बाहर जो सरफेस है, अब आप इसको, ये पूरा सरफेस रियल का खुद ही बना हुआ है, तो आप इस सरफेस को गॉसियन सरफेस लो। इससे निकलने वाला फ्लक्स, तो अगर आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ER2 है तो ER2 डॉट DA और इसका इंटीग्रेशन यानी ER2 और 4 पाई R2 स्क्वायर, बट फ्लक्स इक्वल टू इस आउटर सरफेस से इनक्लोज्ड सारा, ये जो गॉसियन सरफेस आपने जो अब की जो माना है आउटर सरफेस, तो इससे इनक्लोज्ड सारा चार्ज। तो आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज, उसके इंटरनल सरफेस मतलब इस सरफेस के अंदर मौजूद सारा चार्ज, तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये तीनों इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड हैं। तो तीनों को लिखिए, तो ये टोटल आ जाएगा केवल प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड चार्ज टोटल इतना है, आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज उस, और ये माइनस क्यू चार्ज भी इसी गॉसियन सरफेस जो कि आउटर सरफेस है उसके अंदर है, और ये सेंटर पर चार्ज भी इसी गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो जब आप टोटल को रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, यानी अब आप इसको इक्वल कीजिए, तो आउटर सरफेस का फील्ड आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 स्क्वायर। आउटर सरफेस पर। और अब हम निकालेंगे बाहरी किसी सरफेस पे। अब आपका R यहाँ तक है, ये कोई बाहरी पॉइंट है, इसका नाम अगर आप T धर दो, तो ये बाहरी पॉइंट हुआ। तो आप इस यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाओ जो कि स्फेरिकल होगा, ऐसे सिमेट्रिकली और स्फेरिकल, पूरा स्फेरिकल होगा। तो इस बाहरी स्फेरिकल सरफेस से पास होने वाला पहले आप टोटल फ्लक्स निकालिए। तो बाहरी सरफेस पर मान लो कोई पॉइंट है, आपने माना T, तो वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है T, तो ET और ये इंटू DA, वो आ जाएगा आपका ET इंटू 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर। अब आपकी जो रेडियस है वो यहाँ तक है, R इज ग्रेटर देन R2, यानी आप बाहरी पॉइंट पर ले रहे हो। लेकिन फ्लक्स इक्वल टू इस गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, एक ये प्लस क्यू चार्ज मिल रहा है जो सरफेस पर है, इंटरनल सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज, और ये सेंटर पर रखा प्लस क्यू चार्ज, ये सारे चार्ज इसके अंदर हैं। तो आप इनको लिख लो, तो प्लस क्यू माइनस क्यू और ये प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आया टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसको इक्वल करेंगे तो आपका ET यानी आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल R स्क्वायर, वेयर R इज ग्रेटर देन R2, यानी बाहर। तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि इस पूरे सिस्टम से बाहर अगर आप कोई पॉइंट लें, आप इस पूरे सिस्टम से बाहर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पूरे सिस्टम के चार्ज को उठा के आप सेंटर पर मान सकते हैं, क्योंकि ये प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू का जोड़ दो तो क्यू ही आएगा, और आप इसको सेंटर पर रख दीजिए, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करें इस क्यू चार्ज से इतनी दूर, तब भी वही आएगा। यानी आउटर सरफेस के लिए सिस्टम का चार्ज आप सेंटर पर रख सकते हैं। तो ये हुआ डिस्कशन कि कैसे चार्ज इंड्यूस्ड होता है, क्योंकि हमको एक बात हमेशा पता है कि अगर
आइसोलेटेड मतलब एक ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल सराउंडिंग से कटा हुआ हो, सराउंडिंग से उसका कोई इंटरेक्शन ना हो रहा हो। तो अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है कोई हमारा, आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर के मतलब उस कंडक्टर के सरफेस के इनसाइड जो मटेरियल है उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। सरफेस पर चार्ज आ सकता है, उसके इनसाइड कोई मतलब जो वॉल है उसके जो वॉल के इनसाइड ये मैटर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इक्वल टू वहाँ 0 होता है। इनसाइड पर देखो, इनसाइड सरफेस पर चार्ज आ सकता है, इंड्यूस्ड चार्ज, जैसे यहाँ नेगेटिव आ गया। सरफेस पर चार्ज मौजूद होता है, चाहे वो ज़्यादातर सरफेस बाहरी ही सरफेस पर चार्ज होता है, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन आता है कि जहाँ चार्ज इंड्यूस्ड हो तो सरफेस पर चार्ज आ सकता है, मतलब इंटरनल सरफेस पर भी, लेकिन बीच के मैटर के अंदर चार्ज नहीं आता है, वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है अगर वो आइसोलेटेड है। याद रखना, आइसोलेटेड, उसका सराउंडिंग से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो करंट बह सकती है, तब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तब वो इलेक्ट्रो मूविंग प्रॉब्लम हो जाएगी, इलेक्ट्रो मतलब डायनामिक्स प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोडायनामिक्स प्रॉब्लम मतलब करंट बहने लगेगी। तो अभी हम करंट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बनाने के लिए ही, जिससे कि इसके चार्ज मूव ना करें, इसीलिए इसको आइसोलेटेड रखा गया। ये टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है, आइसोलेटेड का मतलब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।